हेलो नमस्ते। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह आज आपको जिस मेन टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा दैट इज़ द एनल फिशर। एनल फिशर कहने के लिए तो एक दो वर्ड का एक छोटा सा कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये उसको ज़्यादा अच्छे से महसूस हो सकता है जो इसे सफ़र कर रहा हो। पूरी दुनिया में एनल फिशर से कभी न कभी अपनी लाइफ में आदमी ज़रूर सफ़र करता है और इसका दर्द इतना सीवियर और पैथेटिक होता है कि इसके लिए हम लोग मेडिकल में टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि दोस्त ना हम बता सकें ना हम छुपा सकें, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि आप इसे सफ़र कर रहे हैं। एनल फिशर एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होता है और इसमें दोनों मोड ऑफ ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है वो अलग अलग है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में वो ये बोलते हैं कि हम वेट एंड वॉच करेंगे या फिर कुछ सर्जिकल प्रोसीजर भी अडॉप्ट करते हैं और वो ठीक कर देते हैं। और हम लोग बोलते हैं नहीं, जो क्रैक हुआ है एनल का ओपनिंग के आउटर साइड में, वो टाइम बीइंग के साथ हम अपनी होम्योपैथिक दवाइयों से जल्दी हील करवा लेते हैं। यदि आप पेन की बात करेंगे तो पेन 2 से 3 दिन में तो चला जाता है प्रिकॉशंस के साथ, लेकिन यदि आप कम्प्लीटली ठीक होने की बात करेंगे तो सेल्फ रिकवरी में अकॉर्डिंग टू द डाइट एंड रेजिमाइन एंड ईज फैक्टर एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर उसकी रिकवरी वेरी करती है, लेकिन फिर भी 1 महीने के अंदर लोग रिकवर कर जाते हैं। अब आज एनल फिशर के बारे में ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, और ट्रीटमेंट में हम दोनों ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे कि और आप कौन सा ट्रीटमेंट अडॉप्ट करें। और जो लोग बोलते हैं कि सर पेन जल्दी नहीं जाता है, एक बात समझने की कोशिश करिएगा, एनल फिशर इसलिए हील जल्दी नहीं होता है क्योंकि आप स्टूल के पैसेज को ब्लॉक तो कर नहीं सकते कि भाई एक ओपनिंग है उसमें किनारे कट हो गए। अब जाहिर सी बात है ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से डिफिकेशन के समय ये एरिया थोड़ा सा वाइड ओपन होगा और दैट विल बी कॉज अ प्रेशर ऑन दिस पोर्शन, ठीक है। तो इसकी वजह से एनल फिशर में पेन हो नॉर्मल सी बात है। स्टिचिंग पेन चुभने वाला था, यदि वहाँ स्वेलिंग हो गई तो जलन भी होने लगेगी। डिफिकेशन के पहले आदमी इतना पैनिक में आ जाता है कि वो बेचारा सोचता है कि हम डिफिकेट ना कर पाएँ। लग्जेटिव का यूज़ आपके स्टूल को नॉर्मल करेगा, यानी कि आपको एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करने से बचाएगा, लेकिन फिर भी नेचुरल हीलिंग को प्रमोट करने के लिए होम्योपैथी से बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता। पेन को यदि आप सबसाइड करने के लिए पेन किलर लेंगे तो वो भी स्टूल को अफेक्टेड करेगा, यानी कि जो सॉफ्टनेस की आप बात करें स्टूल के वो हार्ड हो सकती है। बने रहिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो बाकी लोगों से लाइक और शेयर करिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपको आज एनल फिशर के बारे में ABCD वो सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और दैट विल बी द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, उसमें कोई इफ़ कोई बट नहीं। और लास्ट में कुछ नॉर्मल होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताऊँगा जिसको लेने के बाद से आपका पेन सबसाइड हो सकता है। यदि आप एनल फिशर के साइन और सिम्टम के बारे में बात करेंगे तो जो फर्स्ट और प्रोमिनेंट सिम्टम होता है दैट इज़ द पेन। पेन की भी टाइप होते हैं, जैसे स्टिचिंग पेन यदि ज़्यादा दिनों का है और वहाँ लोकल एरिया में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो गई तो वो बर्निंग पेन भी होगा। एनल फिशर का जो सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम होता है दैट इज़ द पेन, और पेन के भी टाइप अलग अलग होते हैं, जैसे चुभने वाला दर्द, गड़ने वाला दर्द दैट इज़ द स्टिचिंग पेन। यदि ज़्यादा दिन का हो गया है और वहाँ लोकल इन्फ्लेमेशन सेटल हो गया दैट विल बी बर्निंग पेन, और ऐसा दर्द कि आप सरफेस पे जब आप बैठें तो आप बैठ भी नहीं पाएंगे। डिफिकेशन के समय ये पेन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। यदि क्रैक ज़्यादा बड़ा हो जाए तो ऑकेजनली ब्लीड भी होता है। फर्दर कन्फर्मेशन के लिए हम लोग पेशेंट को एग्जामिन करके देख लेते हैं जो कन्फर्म करता है कि हाँ ये एनल फिशर है। इसके अलावा जो बाकी जो सिम्टम होंगे वो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होंगे। यदि वहाँ इन्फेक्शन हो जाएगा तो सिम्टोमेटोलॉजी चेंज हो जाएगी। क्रैक बड़ा हुआ तो ब्लीडिंग भी होगी। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, नो डाउट जो फिशेज होते हैं यानी जो स्टूल है दैट कॉन्टेंट्स मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया, और इसी वजह से ऐसा तो कर नहीं सकते हैं हम कि हम 4-5 दिनों के लिए मरीज़ को स्टूल जाने से रोक दिए और उसके बाद वो हील कर जाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो डिफिकेट तो मरीज़ को डेली करना पड़ेगा। इन्फेक्शन के चांसेस हमेशा बने रहेंगे, तो लोकल हाइजीन मेंटेन करना सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है। आफ्टर द स्टूल बीटाडिन से आप वॉश कर लीजिए, गुनगुने पानी में आप बैठ जाइए,
ये दोनों चीज़ें लोकली तौर पे बहुत जल्दी इफेक्ट करेंगी। होम्योपैथिक मेडिसिन जो हम लोग देते हैं वो बुरा रोल नहीं प्ले करती है। यानी कि यदि इसके साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे तो पेन, बर्निंग, स्टिचिंग और इसके अलावा कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है। दीज आर द प्रोमिनेंट सिम्टम विच इज़ एसोसिएटेड विद द एनल फिशर केसेस। क्रॉनिक जो एनल फिशर के केसेस में देखा गया कि जब वो हील होता है तो वहाँ फाइब्रोसिस हो जाती है, तो एक छोटे से निशान के रूप में छूट जाता है। यानी एग्जामिनेशन के समय जब हम देखते हैं तो ये मालूम चलता है कि ये कभी एनल फिशर रहा होगा जो भरने के बाद से यानी हील होने के बाद इस कंडीशन में होगा, और कभी कभी वो चुभन पैदा करता है। तो ये नॉर्मल सिम्टम्स हो गए एनल फिशर के। लेकिन कॉमन काज की बात करते हैं। एनल फिशर इज़ अ रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। बहुत दिनों तक किसी का पेट साफ नहीं हो रहा है, ओवर स्ट्रेनिंग ज़्यादा हो रही है, स्टूल हार्ड हो रहा है। ये मेजर वजह होती है मोस्ट ऑफ द लोगों में एनल फिशर के लिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान जब खास करके इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है और लेडी को डिफिकेट करने में प्रॉब्लम होती है तो भी एनल फिशर कॉज हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होता है। आजकल की डेट में बच्चे जंक फूड और बाकी सब चीज़ें खाते हैं। नॉनवेज का ज़्यादा कंजम्पशन और फाइबर फूड डाइट का कम लेना, ये दोनों चीज़ें आपके स्टूल को हार्ड करेंगी। फाइबर के अमाउंट कम रखें खाने में और पानी की अमाउंट यदि कम रखें तो जो सेमी सॉलिड स्टूल होता है दैट विल बी ड्राई अप, और उसकी वजह से फिशर ज़्यादा डेवलप होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बीमारियां हैं, जैसे बॉवल पैथोलॉजी हो गई, उसके अलावा क्रॉन्स डिजीज़ हो गई, HIV के केसेस हो गए, और इसके अलावा सेकेंडरी सिफिलिस हो गई। तो देयर आर सो मेनी कॉजेज बिहाइंड दिस, बट 2 मेजर कॉज यदि हम आपको बताना चाहें तो दैट विल बी द क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एंड इन द प्रेगनेंसी टाइम whenever there will be hard stool that may be ultimately leads to develop the anal fissure. यदि आप रिस्क फैक्टर की बात करेंगे तो मेजर 3 रिस्क फैक्टर्स होते हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन विथ प्रेगनेंसी कंडीशन और इरेगुलर बाउल मूवमेंट, जिसकी वजह से एनल फिशर के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जब एक लेडी ओवर स्ट्रेनिंग करती है बेबी को पुल आउट करने के लिए, तो उस दौरान एनल एरिया में भी एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट होता है। दैट मे ऑल्सो लीड्स टू डेवलप अ फिशर कंडीशन। कॉम्प्लिकेशन की यदि आप बात करेंगे तो बस यही हो सकता है कि जो फिशर डेवलप हुआ, जो क्रैक डेवलप हुआ, वो हील ना हो। यदि आपने प्रिकॉशंस को नहीं फॉलो किया, आपने डाइट अपनी रेगुलेट नहीं की, आपने समय से ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो वो अल्टीमेटली लीड टू द फेल्योर टू द हीलिंग। और ये चीज़ें जब परमानेंट क्रैक हो जाता है तो फिर 2 स्किन के पार्ट आपस में जुड़ते नहीं हैं, जिसकी वजह से एक सेपरेशन हमेशा बना रहता है, और ये ज़्यादा दिनों तक आपको डिफिकेशन के समय डिस्कम्फर्ट और पेन महसूस करवाता रहेगा, जिसमें इन्फेक्शन के भी चांसेस बने रहेंगे। यदि रिकरेंसी की बात करें तो कुछ लोगों के अंदर टेंडेंसी होती है बार बार एनल फिशर बनने के लिए। जैसे कि कोई आदमी नॉनवेज के लिए एडिक्टेड हो और वो बाकी सब चीज़ों को ओवर रूल कर रहा हो, जैसे वाटर की इंटेक कम करे, फाइबर का कंजम्पशन कम करे, अल्टीमेटली वो कंडीशन पैदा करे जिस कंडीशन में स्टूल हमेशा हार्ड बना रहे, डिफिकेट करने के लिए ओवर स्ट्रेनिंग करे। तो लाइफस्टाइल को ठीक करना सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, और यदि रियली आपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लिया तो एनल फिशर के रिकरेंसी से आप बच सकते हैं। प्रिकॉशंस सबसे ज़रूरी हैं यदि आप चाहते हैं कि एनल फिशर आपका जल्दी हील हो जाए, या फिर आप यदि ये चाहते हैं कि एनल फिशर की रिकरेंसी से आप बचे रहें। प्रिकॉशंस क्या है? वाटर का इंटेक अपना हमेशा बनाए रखिए, लिक्विड डाइट पे ज़्यादा कंज्यूम करिए। दूसरी चीज़, फाइबर रिच डाइट लीजिए, ऑयली और स्पाइसी चीज़ों से बचे रहिए। यदि कभी ऑयली और स्पाइसी खाना हो भी जाता है तो उसमें अपने फाइबर की डाइट को ज़्यादा कंज्यूम कर लीजिए उसके साथ, और इसके अलावा वाटर के इंटेक को ज़्यादा कर लीजिए। मैं लोगों को रूल ऑफ 3 बताता हूँ। यदि आप एक नॉर्मल 1 पीस मटन खाते हैं तो आप उसके साथ 100 ग्राम सैलड ज़रूर कंज्यूम करेंगे। यदि आप 1 पीस चिकन लेते हैं ड्राइड और इन द स्पाइसेस फॉर्म तो आप 75 ग्राम सैलड कंज्यूम करेंगे। और यदि आप फ़िश का कंजम्पशन करते हैं या एग का कंजम्पशन करते हैं तो आपको 50 ग्राम सलाड्स यूज़ करना पड़ेगा। इसी के अकॉर्डिंग अपनी सेटिंग कर लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिकॉशंस ले लीजिए। ये रूल ऑफ 3 यदि आप याद रखेंगे, 100 ग्राम सलाद,
75 ग्राम सलाद एंड 15 ग्राम सलाद। तो नो डाउट जो ओवर कंजम्पशन आप इस तरह की चीज़ों का कर रहे हैं उसकी वजह से स्टूल के हार्ड होने के चांसेस कम हो जाएंगे और नो डाउट फिशर डेवलप होने के चांसेस कम से कम होंगे और ये आपकी हीलिंग को ज़्यादा अच्छे से प्रमोट करेगा। जिन लोगों को मैं ट्रीटमेंट करता हूँ उन लोगों को कम से कम 15 दिनों के लिए एकदम नॉर्मल डाइट डाल के छोड़ देता हूँ ताकि वो बाकी ये स्पाइसेस और ये सब अनयूजुअल सी चीज़ें ना लें जिसकी वजह से उनकी फिशर की हीलिंग अफेक्टेड हो। ट्रीटमेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ट्रीटमेंट की आप बात करेंगे तो ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम में पेन रिलीफ करने के लिए पेन किलर दिए जाते हैं। क्रैक बड़ा हो तो सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाता है। बॉवेल को मूवमेंट को रेगुलेट करने के लिए वो लोग लग्जेटिव देते हैं जिसकी वजह से स्टूल सॉफ्ट हो और एक्स्ट्रा प्रेशर या डिफिकेशन के समय जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उससे आप बचे रहें। इन 3 तरीक़ों से वो लोग एनल फिशर को ठीक करते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और एलोपैथिक ट्रीटमेंट में खास करके फिशर के केसेस में एक बेसिक फ़र्क है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम कंजर्वेटिव मोड में चलते हैं, साइड इफ़ेक्ट फ्री मेडिसिन के साथ चलते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम लोग 2 तरीके से काम करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि सिम्टोमेटिक रिलीफ तो देना ही देना है। यदि आदमी पेन से परेशान है, बर्निंग से परेशान है, स्टिचिंग जो हो रही है उससे परेशान है, डिफिकेशन के समय जो फियर साइकोलॉजी डेवलप होती है उससे परेशान है, तो इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो देते हैं। बिलीव मी, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में 24 घंटे में आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। आपको लगने लगेगा कि नाउ आई एम मच बेटर। तो जो हमारी अप्रोच है खास करके एनल फिशर के केसेस में वो कुछ तरीके हम अडॉप्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टोमेटिक होम्योपैथिक मेडिसिन along with symptomatic curative homeopathic medication और along with precautions। हम ऐसे आदमी को 1 से 2 हफ्ते पे स्ट्रिक्ट डाइट प्रिकॉशन पे रहते हैं ताकि उसकी स्टूल जो हो सेमी सॉलिड या थोड़ी सी लूज हो। इससे ज़्यादा जल्दी रिकवरी हो जाती है क्योंकि स्टूल को प्रॉपरली बंद नहीं किया जा सकता कि वो हीलिंग जल्दी हो जाए। दूसरा काम क्या करना होता है, कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ यदि मरीज़ की सीवियरिटी ज़्यादा है तो हाई पोटेंसी की दवाई, यदि मॉडरेट टू लोअर है तो नॉर्मल पोटेंसी की दवाई। ये हो गया। दूसरी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की रिकवरी तो जल्दी से जल्दी हो ही, उसके साथ साथ दोबारा होने से यानी रीअकरेंस से रोका जा सके। इन 3 तरीक़ों से हम प्रोसीड करते हैं और विद इन 24 टू 48 आवर के अंदर मरीज़ को सिग्निफिकेंट रिलीफ मिल जाता है। इस तरीके से हम लोग होम्योपैथी में एनल फिशर का ट्रीटमेंट करते हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। जो लोग ये सोचते हैं कि पेन जाने में हम पेन किलर ले लें जल्दी ठीक हो जाएगा, होम्योपैथिक दवाइयाँ टाइम लगाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको विद इन 24 टू 48 आवर आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा कि नाउ आई एम मच बेटर। अब रही बात उन नॉर्मल 2 होम्योपैथिक दवाइयों का जिसको लेके आप अपने पेन को सबसाइड कर सकते हैं। नो डाउट इसके लिए मैं आपको यही बताऊंगा, नियर बाय किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए। वो सिम्टोमेटिकली ज़्यादा अच्छी दवा दे देगा, ज़्यादा जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन यदि आप कहीं ऐसे रिमोट एरिया में रह रहे हैं जहाँ डॉक्टर से कंसल्टेशन ईजिली पॉसिबल नहीं है और आप चाहते हैं सेल्फ मेडिकेशन करना, तो उसमें जो सबसे अच्छा उपाय होगा वो ये होगा एसिड नाइट्रिक 6 पोटेंसी में। ये बात ध्यान रखिएगा, जब हम टोटलिटी बेस पे दवा प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं तो हम हायर पोटेंसी नहीं दे सकते, हम 30 भी नहीं देते हैं लोगों को। एसिड नेट 6 पोटेंसी लोकल लेवल पे काम करेगी। इसको आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, इसको आप 10 बूंद 2-2 घंटे कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी। 1 चम्मच पानी में 10 बूंद आपने एसिड नेट डाला और 2-2 घंटे पे लेना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते के अंदर उससे आपको काफ़ी सिग्निफिकेंट आराम मिल जाएगा। दूसरी दवा जो मैं बताना चाहूँगा, रेथेनिया 1x या 2x पोटेंसी में आप उसकी 20 से 25 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी 3 से 4 बार दिन में यदि आप लेते रहें तो नो डाउट डाइट प्रिकॉशंस के साथ आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। तो इन 2 दवाइयों के सहारे यदि आप किसी रिमोट एरिया में रह रहे हो तो नो डाउट आप इन दवाइयों का कंजम्पशन करें, आपको जल्दी आराम। और इन 2 दवाइयों का जिनका नाम मैं बता रहा हूँ उससे अगले 24 से 48 घंटे में आपको आराम मिलने लगेगा। लेकिन फिर भी यदि आपके नियर बाय कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर हो या फिर आप ऑनलाइन हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे आप आइए, उसके थ्रू हम आपको कंसल्टेशन ऑनलाइन प्रोवाइड कर देंगे। ये तरीके होते हैं जिस तरीके से आप एनल फिशर से ठीक हो सकते हैं और हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखिए, अपने डाइट को रेगुलेट करिए, वाटर का इंटेक ज़्यादा करिए, लिक्विड डाइट पे ज़्यादा कंसंट्रेट करिए। ये 4 चीज़ें यदि आप अपनाते रहेंगे तो इसके रीअकरेंस को रोक लेंगे और अपनी इस प्रॉब्लम को, जिस एनल फिशर की प्रॉब्लम से आप सफ़र करें, उसमें जल्दी रिकवर कर जाएंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल में बने रहने के लिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो
उसे बाकी लोगों को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी से।